सिटी चैनल के दर्शकों सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जन सामान्य में व्याप्त कई मिथ्या धारणाओं को या उनको जो आवश्यक जानकारी होती है वे संबंधित विशेषज्ञों द्वारा हम प्राप्त करते हैं। सृष्टि का एक बहुत अच्छा अनोखा नियम है, वह सर्जन यानी क्रिएटिविटी। मानव जाति की संरचना कहाँ से शुरू हुई नहीं पता, लेकिन इसे निरंतर बढ़ाने का कार्य अगर होता है तो केवल और केवल एक जीव यानी माता। माता जब गर्भावस्था धारण करती है तो गर्भ में पलने वाला शिशु अपना पर्याप्त समय लेकर माता से पोषण हासिल करता है और पूरे समय बाद इस पृथ्वी पर अवतरित होता है, जन्म लेता है। लेकिन इस पूरी गर्भावस्था का जो पीरियड होता है, कालावधि होती है, वो सामान्य तौर पर 9 महीने 9 दिन मानी जाती है और यह माता के लिए काफी सुखद हो सकता है, आशंका भरा हो सकता है, कभी कभी कष्टदायक हो सकता है। तो हम ये मानते हैं कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, सामान्य गर्भावस्था जो 9 महीने की होती है, हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, तीसरे 3 महीने। मेडिकल की भाषा में से ट्राइमेस्टर कहा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड। आज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा हेतु जिन विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है, मैं पहले आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अमरावती शहर की सुप्रसिद्ध वरिष्ठ महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर मोनाली जी ढोले। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंद्रभाई सोजेतिया जी, ये हमेशा से कहते हैं कि हमारे दर्शकों को उचित जानकारी उचित विशेषज्ञों द्वारा उनके लेवल पर मिलनी चाहिए। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि हम गर्भावस्था को 3 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने ये इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? सर, प्रेगनेंसी के जो 9 महीने होते हैं उसको हम लोग हमारे विज्ञान की भाषा में 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने। उसमें के जो पहले 3 महीने होते हैं वो बहुत ही बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 महीनों में ये होता है कि जो बेबी का है उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। अगर कोई भी चीज की कमतरता महिला के शरीर में होती है, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड, तो महिला के जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसमें कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे कि हार्ट डिफेक्ट्स है, किडनी को लगे हुए आजार है, या फिर मेंदू से लगे हुए जो बड़ी बड़ी विधियां होती है वो होती है। इसलिए ये पहले 3 महीने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इन 3 महीनों में हम लोग अच्छे से ध्यान ना रखें तो हमने बहुत बार देखा है कि महिला में मिसकैरेजेस हो जाता है, अबॉर्शंस हो जाते हैं और अच्छी संतान जो सृष्टि को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। इसलिए 3 महीने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मित्रों, इसे एक चमत्कारी माना जाएगा कि एक सामान्य सी महिला जब गर्भवती होती है और गर्भ में जब वो 9 महीने एक शिशु को धारण की होती है, गर्भस्थ शिशु को, तो उसके अंदर में काफी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। हम ये पहले 3 महीनों में ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं? ये पहले 3 महीने जो होते हैं ये एक स्त्री के लिए एक गिफ्ट है सर। ये एक क्या बोल सकते हैं, भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, जिसमें महिला के शरीर में बहुत सारे फर्क आते हैं, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। शारीरिक तौर पे अगर मैं उसको डिवाइड कर सकूं अच्छे से, तो जैसे कि ब्रेस्ट में महिला को थोड़ा सा टेंडरनेस महसूस होता है, थोड़ा सा उसको टिकलिंग होता है या फिर ट्विचिंग्स आते हैं। उसको कुछ महिलाएं दर्द भी बोलती है, बट एक्चुअली वह दर्द नहीं होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा होता है मॉर्निंग सिकनेस, या फिर जिसको मचलाहट बोलते हैं। महिला को कुछ क्रेविंग्स होते हैं, कुछ खाने की इच्छा होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि शी जस्ट डोंट वांट टू ईट, मतलब वो अवॉइड करना चाहती है। और कभी कुछ महिलाओं में इतनी ज्यादा मचलाहट होती है कि वो कुछ भी नहीं खा पाती है। तो मेरी महिलाओं से, मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो महिला से बात करती हूँ, उसके पति से बात करती हूँ, उसके फैमिली से भी बात करती हूँ
कि उसको जो अच्छा लगता है उसको वही देना चाहिए। हम लोग जो फूड चार्ट्स भी बनाते हैं, अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि पहले 3 महीने में उसके मन से उसको खाने दो, बाद में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो हम उसको समझाएंगे, ताकि कुछ ना कुछ तो उसके पेट में जाए। ये दूसरा एक महत्वपूर्ण बदल होता है। तीसरा जो बदल होता है, जो हार्ट बर्न्स होते हैं, उसको छाती में जलजलाहट होती है, उसके लिए महिलाओं ने दूध पीना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, तेल कट तला हुआ बाहर का बासी खाना, स्टिल फूड नहीं लेना चाहिए। प्लस काफी महिलाओं में पल्पिटेशंस होते हैं। पल्पिटेशंस मतलब छाती में धड़धड़ होती है। अगर ज्यादा मात्रा में हो तो निश्चित डॉक्टर आपका ईसीजी कराएंगे या फिर चेकअप्स कराएंगे, बट थोड़ी बहुत होना ये साहजिक है। उसके बाद बहुत ही एक फिजिकल से छोड़ के हम लोग देखें तो मूड स्विंग्स भी बहुत आते हैं। मूड स्विंग्स मतलब कभी वो चिड़चिड़ाहट होती है, कभी उसको सोने का ही मन करता है, कभी उसको कुछ चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है। ऐसे हर किसी के मूड स्विंग्स अलग अलग होते हैं, पहले बट वो जिसमें इंटरेस्ट आता स्पेसिफिक है तो उसमें है। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जी सर। पहले जिस चीज में इंटरेस्ट आता था उस बाद में इंटरेस्ट नहीं हाँ, आएगा। पहले जिस चीज में उसको इंटरेस्ट आता था अब उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, कुछ और ही चीजें उसको करने का मन करता है। तो हम लोगों ने उसको अपील करना चाहिए, अगर महिला को जो करने का अच्छा लग रहा है उसको करने देना चाहिए। तो यही कर या वो मत कर, ऐसे नोक टोक नहीं करनी चाहिए। मित्रों, ये प्रकृति का एक अद्भुत संयोग है कि जब महिला गर्भ धारण करती है तो गर्भाशय में गर्भ को स्थित होने के लिए उपयुक्त वहां पर परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये केवल शरीर तक ही सीमित न होकर, जैसा मैम कह रहे हैं कि इसके मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं। ये सब जानकारी इसलिए जरूरी है कि जो पहली बार गर्भवती हुई है, जिसे हम प्राइमी कहते हैं, उन्हें और उनके आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं उनको ये सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। जो पहली बार प्रसूता हुई है, गर्भवती हुई है, अगर उसमें ये सब परिवर्तन हो रहे हैं तो ये किसी बीमारी का चिड़चिड़ेपन के संकेत नहीं है, बल्कि नॉर्मल चेंजेस हैं। तो ऐसे समय में उस महिला को, उस होने वाली माता को आपके पूरे प्रोत्साहन की और आधार की जरूरत होती है, जो हम लोगों ने देने चाहिए। अब जब तक गर्भावस्था है तो इसमें से हमारे समाज में काफी अपनी पुरानी मान्यता विद्यमान है। जैसे उसमें से एक सबसे जरूरी चीज है खाना और पीना। आपने बताया कि इस समय में मॉर्निंग सिकनेस नाम की जो एक अवस्था होती है, बहुत सारी चीजें खाने की इच्छा नहीं होती है या होती है कि जो आमतौर से नहीं खाई जाती है। जैसा हमेशा मूवीज वगैरह बताती है, खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, नींबू खाने की इच्छा हो रही है, प्रतीक रूप में जब नींबू खा रही तो मान के चल रही है कि गर्भावस्था हुई है करके। तो ऐसे समय में हमारे समाज में कुछ गर्भावस्था खाना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। इस विषय में आप क्या राय देंगे? मैं तो महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि एक पपीता छोड़ के ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो उसने नहीं खानी चाहिए। मैं उनको अपील करती हूँ कि जो ताजा है, फ्रेश है, खास करके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और बाजार में जो अच्छे से मिल रहा है फ्रेशली, जो प्रिजर्व है, उस जिसको हमने कैंड किया है, ऐसी चीजें प्लीज ना खाएं, क्योंकि उसमें से डाइऑक्साइड्स आते हैं जो बेबी के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए भी अच्छे नहीं है। तो जो फ्रेशली अवेलेबल है, ऐसे हर चीज, हर फ्रूट, हर वेजिटेबल हर महिला खा सकती है। बस प्रोसेस्ड फूड ना खाए, जैसे कि चिप्स है, जैसे कि कैंड जूसेस है। कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है, भाई माजा आ रहा है तो 2-2 लीटर की बॉटल्स आ रही है, चिप्स के पैकेट्स भाई 4-4 किलो के पैकेट्स आ रहे हैं। भाई इसमें से आपको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। rather you are having fried foods, you are having salted foods which are not advisable in the pregnancy. हाँ, अगर आपको क्रेविंग है तो खाओ, बट थोड़ा सा, बट टू बी ऑन द सेफर साइड, घर में जो रोजाना बनता है ताजा अच्छा बना हुआ फ्रेश खाना आपको सब खाना है। जो भी आपको पसंद है वो ज्यादा खाना है। जूसेस लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं। और दूसरा, जो गूगल पे पढ़ते हैं अंडे नहीं खाने हैं, फिश नहीं खानी है, चिकन नहीं खाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब खा सकते हैं, बट एक निश्चित मात्रा में खाए, कोई भी चीज का ओवरडोज ना करें। ये मेरा उनसे बोलना है। और नहीं क्या खाना है, नहीं में बहुत ज्यादा कॉफी नहीं पीनी है, बहुत ज्यादा चाय नहीं पीनी है, बहुत ज्यादा उनको जो कार्बोनेटेड जूसेस आती है वो नहीं लेनी है। उनको एक्सरे में मशीन के जो जहां पर भी उनको ऐसा लगता है कि ये उनको एक्सपोजर हो जाएगा, ऐसी जगह पे नहीं जाना है। उनको कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के सलाह के बगैर नहीं खानी है। घर में बनी हुई हर हर ताजा चीज वो बिल्कुल बेदिक्कत खा सकते हैं। चिकन भी ले सकते हैं, अंडा, पनीर, ये उनके लिए अच्छा है, बिल्कुल ये उन्होंने लेना चाहिए। मित्रों, मैम का कहना है कि इस समय में माता न केवल खुद के शरीर के लिए बल्कि अपने अंदर पलने वाले शिशु के लिए आहार ग्रहण कर रही है,
और उसे पूरी सावधानी बरतनी कि इस समय में वो 2 जीवों का भार वहन कर रही है। विशेषकर जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है, कि इस समय माता का किया, चाहे खाए हुए कोई चीज़ हो या किया हुआ कोई काम हो, उसका सीधा-सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर होगा और अगर कोई गलत चीज़ होती है, तो उसका आगे चलकर बहुत बड़ा दुष्परिणाम शिशु पर हो सकता है। जहाँ तक खाने का सवाल, तो मैडम जो बाज़ार में उपलब्ध चीज़ें कही हैं, उससे मतलब बाज़ारू चीज़ें नहीं हैं कि जो टीन पैक हैं या जो बाज़ार में मिलने वाले शीत हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, उसका आप बिल्कुल सेवन न करें। बाज़ार में मिलने वाली से मतलब है कि जो ताज़ा फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं, उनका आप सेवन करें। और अगर इसे हम एक शब्द में कहें तो होममेड, जो चीज़ आपके घर में बन रही है, तो आप उसी का सेवन करें। प्रश्न का औचित्य ये था कि हमारे साथ जो घर में बड़ी-बूढ़ी औरतें हैं, सास हैं या सास की सास है, तो वे अपना अनुभव और अपनी जानकारी खाने के वास्ते महिलाओं पर लाती हैं, जो नई माताएँ, नई लड़कियाँ शायद नहीं चाहती हों। तो मैंने इसका सीधा-सीधा उत्तर दिया है कि जो चीज़ आपको पसंद आती हो, परिवार में और समाज में मान्य हो, उसका आप अच्छे से सेवन कर सकती हैं और जो अगर नहीं हो, आपको पसंद नहीं है, तो उसको आप ना करें। उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने और शिशु की आवश्यकता के हिसाब से अपने आहार का सेवन ज़रूरी है। मैम, इसी से दूसरा एक संबंधित सवाल होता है कि ऐसे समय में जब माता गर्भवती है, पहले 3 महीने जैसे आप बता रही कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्भ अभी पक्की पूरी तरह से उसमें पक्का फिट नहीं हुआ है। तो ऐसे समय थोड़ी-सी भी अगर लापरवाही हो, तो वो वहाँ से भटक सकता है और जैसा आपने कहा मिसकैरेज या ऐसी अबॉर्शन वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे समय में आप इन माताओं को क्या सलाह देंगी? या तो उन्होंने पूरी तरह से आराम करना चाहिए या पूरा काम करना चाहिए? महिलाओं को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक महिला जो घर में घर का चलाती है, घर का काम करती है। दूसरी महिला जो बाहर जाके ऑफिसेस का काम करती है, आउटडोर वर्क करती है। मेरा ये कहना है, जिसको जो करने की आदत है, जिसको जो बॉडी को उसको पसंद है, वो उसने करना चाहिए। कोई भी अनकस्टम वर्क नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि भाई उसने बेड रेस्ट ही लेनी चाहिए या फिर आराम ही करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, जैसे कि कोई महिला का अगर पहले 3-4 बार एबॉर्शन हुआ हो, या फिर उसका थैली का मुंह छोटा हो, या फिर डॉक्टर ने उसको सलाह दी हो निश्चित तौर पर वो बेड रेस्ट ले। जिनमें पहले एबॉर्शंस है या फिर जिनमें प्रीटर्म डिलीवरी है, वो पक्का आराम ले। बट बाकी जो महिलाएं हैं, जब तक आपका डॉक्टर आपकी सलाह ना दे, आपको बेड रेस्ट की ऐसी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यह है कि आप स्ट्रेन्यूअस वर्क ना करें। बहुत ज्यादा बेंडिंग है, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग है, या फिर आप किचन में 5-5 6-6 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा प्लीज ना करें। मेरा ये कहना होता है कि भाई आप 1 घंटा काम किया, 15 मिनट आराम करो। नहीं तो फिर लेग क्रैम्प शुरू हो जाएंगे, पैर दुखना शुरू हो जाएगा, फिर आपको पेन किलर्स लेने पड़ेंगे, जो कि अवॉइडेबल है प्रेगनेंसी में, वो नहीं लेने चाहिए। तो आप जो आप रूटीनली करती है, उससे एक स्टेप नीचे आकर थोड़ा सा कम करो। आपको रात को नींद लेनी है 9 घंटे, आपको दोपहर को 2 घंटे नींद लेनी है। आपको वॉक की आदत है, आप 20 मिनट चल भी सकते हो, नहीं ऐसी बात नहीं है। बट प्रेगनेंसी, यार अब जिम में जाके 1.5-1.5 घंटा वर्कआउट कर रही है, दैट इज नॉट दैट। ठीक है। तो आपको जिस चीज की आपके बॉडी को आदत है, आप वो जरूर करें। कोई भी अनकस्टम वर्क ना करें, ये मेरा तो कहना है। संक्षेप में ये समझे कि जो जिस काम को कर रहा है उसे उसे शुरू रहने दिया जाए, उससे बिल्कुल। आगे बढ़कर कोई काम नहीं किया जाए, कि अतिरिक्त कोई जोखिम का काम नहीं करें या अतिरिक्त कोई साहस वाला काम न दिखाएं। ना आप जो ना, रूटीन बिल्कुल काम नहीं। कर रही है उतना आप करते रहिए और जी, अगर आपको आपके डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है, तो उसको आप पूरी तरह से माने, क्योंकि कोई न कोई अंदर जरूर। कंडीशन है जिसके कारण से आपको आराम की सलाह दी गई है। मित्रों, ये बात इसलिए जरूरी थी कि कई बार महिलाओं पर आराम का एक दबाव होता है कि वहाँ की जो घर की औरतें होती है कि बहुत सालों बाद में हमारे परिवार में बच्चा आ रहा है, तो तुम पूरी तरह से आराम करो, यहाँ का गिलास यहाँ भी नहीं रखो, जबकि महिला काम करना चाहती है। या उसके उल्टा ये होता है कि महिला थकी है, जैसे मैम कह रही कि आपको इतनी नींद की जरूरत है, विश्राम की जरूरत है, तो उनकी सास या कोई घर में इतना काम का दबाव है कि वो समुचित आराम नहीं कर पा रही है। तो शरीर को जितनी विश्राम की जरूरत है, आप उतना पर्याप्त विश्राम जरूर लें और जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाए, अगर शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत है, आप उतना आराम दें, ताकि आपके शरीर को, अंदर पलने वाले शिशु को पर्याप्त विश्राम मिल सके। मैम, ये होता है कि जब ये महिलाएं अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, महिला चिकित्सक जैसे आपके पास में, तो उस समय उन्हें काफी तरह की टेस्ट दिखी जाती हैं, सोनोग्राफी कराई जाती है और उस समय में जनसामान्य एक संभ्रम, एक कन्फ्यूजन की स्थिति में क्या सब जरूरी है या नहीं, आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि जरूरी तो पक्का है, नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी इसलिए है
क्योंकि काफी महिलाओं में कभी कौन सी बीमारी होगी नहीं पता, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी इज गोइंग टू डॉक्टर। दिस इज फॉर मेनी वुमेन, राइट। काफी महिलाओं में कभी थायराइड का डिसीज हो सकता है, कुछ महिलाओं में हार्ट डिसीजेस भी हो सकती है, अस्थमेटिक हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, या फिर कोई भी तरह की बीमारी हो सकती है। अगर उस महिला को पहले से कोई बीमारी हो और उसको अगर पता ना चले और वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो जो दवाइयां वो ले रही है उसका बच्चे पे बुरा असर होगा। ठीक है, कोई बीमारी अगर नहीं है तो अच्छी बात है, बट हमारे लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी। जैसे अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, उसको पता ही नहीं है और वो प्रेग्नेंट हो गई, और हमने टेस्ट समझो नहीं किया, हमने टेस्ट किए 5वें महीने में, और हमको अगर पता चलता है कि पेशेंट वॉज हाइपोथायराइड, मतलब उसको बीमारी थी, तो ये तो बेबी अच्छा नहीं निकलेगा ना, ये बेबी तो मेंटली रिटार्डेड निकलेगा। या फिर पेशेंट को अगर हार्ट डिसीज है, काफी बार हार्ट डिसीज प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम पता चलता है। पेशेंट प्रेग्नेंट हो गया, हमने टेस्ट 5वें महीने में कराए, हमको पता चला कि पेशेंट को हार्ट डिसीज है। अब ना ही हम अबॉर्शन कर सकते हैं, ना ही प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने उस माता की जान को जोखिम में डाला। दिस इज नॉट डन। पेशेंट को अगर पता है पेशेंट को सिकलिंग है, पता ही नहीं होगा, लाइक हमारे इसमें सिकलिंग और थैलेसीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है। उसमें भी अगर पति पत्नी दोनों को सिकलिंग डिसीज है या फिर ट्रेट है, तो बच्चे में आने की आनुवंशिकता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। हमने टेस्ट ही नहीं किया तो हमको पता कैसे चलेगा। तो ये जो गलतफहमियां है कि भाई टेस्ट के लिए हम 5वें महीने में जाएंगे या फिर पेशेंट डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए 5th मंथ में जाएंगे, ये नहीं है, ये गलत बात है। आपको तुरंत जाना है। और हम लोग जब भी फर्स्ट टाइम विजिट के लिए पेशेंट्स के पास आते हैं, अगर गवर्नमेंट भी ये स्कीम को चला रही है, जो मेन डिसीजेस है प्रेगनेंसी के, उसके टेस्ट हम लोग तुरंत ही कर लेते हैं। जैसे कि पेशेंट का HIV का स्टेटस क्या है, पेशेंट हेपेटाइटिस पॉजिटिव है क्या, पेशेंट को डायबिटीज है क्या, पेशेंट को ब्लड प्रेशर है क्या, पेशेंट को सिकलिंग है क्या, पेशेंट को थायराइडिज्म है क्या, ये सारे ही टेस्ट हम लोग फर्स्ट विजिट पे ही करा लेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि दिस प्रेगनेंसी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ हेल्दी चाइल्ड। क्योंकि हम लोग बने ही उसलिए है ना, नहीं तो फिर तो बाकी तो दाई भी है। और फिर घर में पहले तो जमाने में ट्रीटमेंट में नहीं होता था, लेकिन आप ये अगर देखोगे तो फर्स्ट जो 50 इयर्स बैक है या फिर 20 इयर्स बैक है, बहुत पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, घर घर में 4-5 बच्चे होते थे, उसमें के 1-2 मतिमंद होते थे, गूंगे बहरे होते थे। आजकल ऐसा नहीं है, सबको 1 ही 2 ही बच्चे चाहिए और सबको हेल्दी बच्चे चाहिए। इसीलिए हम लोग और गवर्नमेंट और WHO भी इसको रिकमेंड करती है कि स्क्रीनिंग शुड बी क्रूशियल एटलीस्ट टिल 5th मंथ, ताकि जब तक हमको लीगली अबॉर्शन की परमिशन हो, तभी तक हमको सारे अवॉइडेबल डिसीजेस निकाल देने हैं, ताकि हमको ह्यूमैनिटी को एक हेल्दी बेबी देना है जिसमें कम डिसीजेस हो। उसमें एक बदलाव अभी आया है, एक बड़ा जो एक 10 इयर्स में जो ट्रांजिशन आया है, हम लोग एंटी स्कैन एडवाइस करते हैं। अभी एंटी स्कैन क्या है, हम लोगों ने देखा है कि एशियाटिक कंट्रीज में, जहां हम लोग रहते हैं इंडिया में, डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है, मतलब जो मतिमंद बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये जो एंटी स्कैन है, ये आइडियली 11 वीक्स पे ही होना चाहिए, मतलब 3 महीने के पहले, ताकि अगर हमको पता चले तो हम लोग इस बच्चे को क्यों दुनिया में लाएंगे, जो बच्चे में पढ़ने की भी कैपेसिटी नहीं है, खाना पीना भी उसको नहीं समझ में आ रहा है, वी आर नॉट जस्टिफाइंग द बर्थ ऑफ सच ए चाइल्ड, राइट। तो जो एंटी स्कैन है, जिसमें हम लोग एक ब्लड टेस्ट करेंगे और एक सोनोग्राफी करेंगे, ये बहुत बहुत जरूरी है। और ये हम लोग कुछ में आपसे ज्यादा ये जाएंगे इन्वेस्टिगेशन तो नहीं क्या करते हैं। ये जो एक हमारे पास में जो महिला आ रही है, तो ये हमारे एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको जब जांचते हैं, उसके टेस्ट कराते हैं, तो कई बीमारियां जो उसे पहले से पता नहीं थी वो पता चल जाएगी। यस। मित्रों, यहाँ पर एक बात जरूरी है कि हमने पिछले कई कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख किया है कि हर प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए, बाय चांस नहीं होनी चाहिए, कि जब माता पूरी तरह से सक्षम हो तो ही उसने गर्भावस्था धारण करनी चाहिए। दूसरी बात, मैम कह रही हैं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो कई बीमारियां जिनका पहले से पता नहीं था पता चलती हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जब वो जांचते हैं तो पता चलती है, या जैसे थायराइड की बीमारी हो गई। साथ में एक बात ये भी होती है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो कई बीमारी जो पहले से नहीं थी वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती है, कि उस समय प्रेगनेंसी में किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को डायबिटीज हो सकता है, ये भी बीमारियां आपकी पता चलती है। अब ये बीमारी पता चलना इसलिए जरूरी है कि अगर माता में बीमारियां हो तो उसका सीधा सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। तो जो पहले से अगर दवाइयां चल रही है ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की, तो प्रेगनेंसी में उनको शायद बदलना पड़े, डोज कम ज्यादा करना पड़े, ताकि माता का ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल बराबर बना रहे। इसीलिए जो आवश्यक दूसरी टेस्ट होती है जैसे सोनोग्राफी, वो माता के और आने वाले शिशु के लिए अत्यावश्यक होती है। मैम, आपका इतना लंबा अनुभव है, तो जब आपने प्रैक्टिस शुरू की थी और आज आप जब इस
लेवल पर हैं, तो शादी और प्रेगनेंसी इस बारे में आपको जो कपल्स हैं उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन दिखता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं एक बहुत ट्रांजिशन देखती हूँ। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी सर, अभी उसको 20 साल हो गए हैं। जब प्रैक्टिस शुरू करी थी, प्रेगनेंसी प्लान्ड का भी इतना बोल सकते हैं फैशन नहीं था, या फिर प्रेगनेंसी को लेकर इतने ज्यादा निगेटिव थॉट्स लोगों के मन में नहीं थे। अब क्योंकि शायद शायद महिलाएं ज्यादा काम कर रही है, शायद महिलाएं घर के बाहर निकल रही है, पढ़ रही है लड़कियां, उसको बुरा नहीं बोलती मैं, पढ़ना लिखना सब होना चाहिए। लेकिन एक हिंदू विवाह संस्था जो हमारी है, उसको भी हमने टिकाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं ये देखती हूँ जो यंग कपल्स मेरे पास आते हैं, तो उनमें शादी टिकाने की कोई उत्कंठा नहीं दिखती है। मतलब जो तो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है, सबको नौकरी अच्छी चाहिए, पैसा अच्छा चाहिए, बड़े सिटी में सेटल होना है, और बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता आ रहा है। मैं मेरी तरफ से उनको समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन लगता है ये उनके समझ में आने को शायद और 20 साल लगेंगे, क्योंकि हिंदू विवाह संस्था को बचाने की हमारे सीनियर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको हम लोगों ने लिया है, हम लोग कर भी रहे हैं। बट इट्स अ बिग ट्रांजिशन कि लड़कियां जो है बहुत काम कर रही है, 30s में चली जाती है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी है तो अबॉर्शंस करना है। वो ये चीज को समझे कि जितना ही उम्र ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ही कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, माता से बच्चे में आने वाली आनुवंशिक बीमारियां है, ज्यादा मात्रा में आएगी। और जब वो बड़े हो जाएंगे, तो वो बच्चों को कितना समय दे पाएंगे, या फिर बच्चे उनके कितने जिस तरह हाथ में से अभी आएंगे, ये भी बड़ी बात है। लड़कियां करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई का उपयोग करना चाहिए, अपने करियर के ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनके ऊपर ये पारिवारिक जिम्मेदारी है, उसका भी उन्होंने अच्छे से वहन करना चाहिए। क्योंकि साइंस बिल्कुल। भी मानता है कि माता की एक जो उचित उम्र होती है, अप्रोप्रिएट एज होती है, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चे पे कोई नुकसान हो। बहुत कम उम्र में भी अगर उसका विवाह होता है या प्रेगनेंसी होती है तो भी नुकसानदायक है, और अगर बहुत ज्यादा उम्र में हो तो भी नुकसानदायक है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो अभी की लड़कियां या कपल्स हैं जो इस तरह की प्रेगनेंसी टालते हैं, वो उचित नहीं है, न केवल उनकी शारीरिक अवस्था के लिए बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी। मैम, आपसे बहुत सार्थक चर्चा चल रही है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम हमारे दर्शकों सामने हमारे विशेषज्ञ का स्वभाव का वह पहलू प्रस्तुत करते हैं जो सामान्य तौर से दिखाई नहीं देता। आपके इतने सफल प्रैक्टिस और जीवन के बाद में आप अपने जीवन की फिलॉसफी या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या मानती हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने। अभी इतनी भी मेरी उम्र नहीं है कि मैं कुछ फिलोसफी झाड़ू, मैम, बट फिर फिलोसॉफी भी नहीं, मैम एक बात स्पष्ट कर दूं, फिलोसॉफी के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं कि 90 साल के व्यक्ति अपनी फिलोसॉफी नहीं, स्पष्ट कर सकें। ये- स्पष्टता आपकी 16 वर्ष की उम्र में भी हो जाए, 26 की। वो बात तो है। अब सर, 1 साल से हम लोग घर में ऐसे बंद है, हम लोग जो देख रहे हैं, जो कोविड का एक एरा चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जियो और जीने दो, इससे बड़ी फिलोसफी कोई हो नहीं सकती। हम लोग इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगे थे, कोई एक मोड़ पे आके हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये धरती सिर्फ हमारे लिए बनी है। नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बनी है, ये चींटियों के लिए भी नहीं बनी है, ये बाघों के लिए भी बनी है, ये वायरसेस के लिए भी बनी है। उनको उनके एरिया में रहने दो, नहीं तो एक दिन ऐसे होगा कि धरती पर हमारा इंसान का ही अस्तित्व नहीं रह जाएगा। राइट? तो लिव एंड लेट लिव, ये मेरा बोलना है सबको। एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपने लोगों के लिए भी दिया है, लिव एंड लेट लिव। आप भी रहें, लोगों को भी रहने दें, तो इससे अपनी अकोमोडेटिव टेंडेंसी है सबको शामिल करने की, वो अपने अंदर में दिखाई देती है। तो ये केवल एक फिजिकल अवस्था नहीं है, बल्कि मेंटल और साइकोलॉजिकल अवस्था भी है, जहाँ पर हम अपने साथ अपने लोगों को भी शामिल करते हैं। और ये केवल मनुष्यों तक के सीमित नहीं है, आप कह रहे हैं कि पशु पक्षी, बैक्टीरिया, वायरस, यहाँ तक कि छोटे छोटे जंतुओं के ऊपर भी है। कि हम सब लोगों ने अनुभव किया है कि एक छोटा सा जंतु अगर पूरी दुनिया को एक क्षण में एक बिंदु पर स्थिर कर सकता है, तो यहाँ पर मानव पूरी तरह से निर्बल हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। जो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, उसे पता चल जाता है कि उसकी खुद की कैपेसिटी, क्षमता कितनी है। और अगर सामंजस्य बना के चलें, तो न केवल उसका अस्तित्व, आसपास के लोगों का अस्तित्व, समाज का, देश का, बल्कि विश्व का अस्तित्व हो सकता है।
क्योंकि ये हमारी फिलॉसफी है। हम पूरे विश्व को अपनी माता धरिणी को अपनी माता कहते हैं। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा डॉक्टर मोनाली जी ढोले के साथ संपन्न हुई। हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न हो कि ये बातचीत आपको अच्छी लगे और जानकारी देने वाली हो, लेकिन इसका अंतिम निर्णय केवल आप और आप ही करेंगे, और इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप अपनी सूचना हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपसे विदा का समय हो गया, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ फिर से भेंट होगी। डॉक्टर मोनाली ढोले, चूंकि हमारा मन तो भरा नहीं है, लेकिन जिस अनूठे ढंग से आपने हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया है, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।